So hello people, this is the channel CATV and in this video we will going to revise about the remaining sections and इसके पहले अभी तक हमने जो है 186 तक के प्रोविजंस कर लिए राइट और 184 वाला प्रोविजन अपना बचा हुआ है। 186 के बाद के प्रोविजन भी बचे हुए हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। उस पर जो फटाफट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब देखा जाए बात के क्वेश्चन में तो बड़े जो अपने सेक्शन आते हैं, बड़ा सेक्शन तो एक 188 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और रही बात है तो अब वो जो आखिरी के सेक्शन है वो आखिरी के सेक्शन हमारे देखने में नहीं आते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम वो आखिरी के सेक्शन छोड़ देते हैं। इसलिए ये वीडियो उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरी के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो 184 में क्या बात कर रहे हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अब डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट समझो तो देखो, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 184, क्या बोला है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा इंटरेस्ट। अब 184(1) आता है, 184(1) और आता है हमारा 184(2). तो ऐसे ही 184(1) है एंड 184(2) है। 184(1) में क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर एट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। डिस्क्लोजर क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोजर क्या कर रहे हैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। क्या लिखा है, एवरी डायरेक्टर डिस्क्लोज हिज कंसर्न और हिज इंटरेस्ट इन अ कंपनी और कंपनीज और बॉडी कोऑपरेट फर्म जो भी है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में बताना है। तो अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट कंसर्न है किसी अदर एंटिटी में, ठीक है, डायरेक्टर का इंटरेस्ट का कंसर्न है किसी अदर एंटिटी में, तो एज द टाइटल सेड कि अगर इंटरेस्ट है किसी अदर एंटिटी में डायरेक्टर नोटिस के थ्रू बता देगा, ठीक है। डायरेक्टर नोटिस के थ्रू फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अदर डायरेक्टर्स को बता दिया जाएगा। वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए डायरेक्टर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर चेंज टेक प्लेस इन डिस्क्लोजर। तो तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट एज ए डायरेक्टर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड आफ्टर चेंज टेक प्लेस इन द डिस्क्लोजर ऑलरेडी मेड बाय द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का जब भी इंटरेस्ट कंसर्न है किसी अदर एंटिटी में तो वो तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए डायरेक्टर, इन विच ही पार्टिसिपेट एज ए डायरेक्टर, तो वो बोर्ड मीटिंग जहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि डायरेक्टर बना पहली बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, तब उसने अपना डिस्क्लोज बता दिया, इंटरेस्ट बता दिया हर फाइनेंशियल ईयर के पहली मीटिंग में। और इनफैक्ट जब इंटरेस्ट चेंज होता है तब भी चेंज के बाद भी जो पहली बोर्ड मीटिंग है उसमें बता दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्टर अपना जो डिस्क्लोजर देता है वो डिस्क्लोजर जो भी इंटरेस्ट है जो भी शेयर होल्डिंग है वो MBP1 में देता है, ठीक है। नोटिस कंपनी को देता है, कंपनी नोटिस रिसीव करती है और कंपनी नोटिस रिसीव करके उसको कैप्ट करती है रजिस्टर ऑफिस में 8 साल तक फ्रॉम द ईयर एंड। जिस साल में ये नोटिस मिला उस साल के एंड से 8 साल गिन लो, तब तक उस कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में रखा हुआ रहता है इन इस कस्टडी ऑफ CS एंड ऑथराइज पर्सन, इन दी कस्टडी ऑफ CS और ऑथराइज पर्सन, राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट 184(1). फिर आती है बात हमारी 184(2) की, ठीक है। 184(2) हम देख लेंगे, पर 184(1) में छोटी सी चीज़ें थी कि इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, और जहाँ पे भी अगर इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब समझो, इसके पहले अभी अपन ने बात करी ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर टू डिस्क्लोज डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन द बोर्ड मीटिंग। तो इधर जो समझो, इधर बोर्ड मीटिंग में इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देने का, इधर पार्टिसिपेशन वाला रोल नहीं है, इधर ये वो वाला इंटरेस्ट है जो हम अदर एंटिटी में होल्ड करके रखते हैं और इंटरेस्ट कंसर्न वो बता दिया। अब ये अलग है, ये 184(2) इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ऐसा है कि आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया और आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बोल के रखा है कि 184(2) में डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू, अभी हम ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे, डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, ठीक है, डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। तो क्या बोला है, डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा बोर्ड मीटिंग में इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। क्या बोला है कि डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा, तो क्या बोला है कि अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में या एग्रीमेंट में तो डायरेक्टर डिस्क्लोज करता है इंटरेस्ट बोर्ड मीटिंग में। तो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करेंगे, बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करेंगे वो बोर्ड मीटिंग जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट सबसे पहले डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, हाउएवर इफ एट द टाइम वेयर द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वॉज एंटर्ड इनटू डायरेक्टर वॉज नॉट एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि सिचुएशन कि पहले कभी डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं था और बाद में इंटरेस्टेड हो गया है, तो इफ एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वो जब एंटर हुए थे तब डायरेक्टर वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट आफ्टरवर्ड बिकम एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर ही शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट forthwith at the first board meeting held after he became interested director।
अगर वो बाद में इंटरेस्ट हुए हैं तो जैसे ही वो इंटरेस्ट हुए हैं तब वो डिस्क्लोज कर दे। और साथ ही साथ जो है इंटरेस्टेड डायरेक्टर को वोट नहीं करना है, मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की। तो क्या बोला है, डायरेक्टर इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न और इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। डायरेक्टली अगर डायरेक्टर अगर इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में, एंटर्ड और टू बी एंटर्ड, डायरेक्टर डिस्क्लोज कर रहा है इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में या प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में, एंटर्ड और टू बी एंटर्ड विथ। अब देखो किसके साथ हम एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हो रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ और डायरेक्टर का इंडिविजुअली या जॉइंटली विद अदर डायरेक्टर 2% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, ठीक है, या तो शेयर होल्डिंग है 2% से ज़्यादा की, या तो प्रमोटर मैनेजर CEO है, ठीक है, या 2% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है या तो प्रमोटर मैनेजर CEO है, तो ऐसे केस में जो है डायरेक्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में, तो डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ जाता है। या कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है किसी फर्म और एंटिटी में और डायरेक्टर जो है वहाँ के पार्टनर ओनर मेंबर है। इधर शेयर होल्डर की बात नहीं करी, उधर प्रमोटर मैनेजर CEO है, इधर पार्टनर ओनर और मेंबर है, ठीक है, और या तो 2% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। ये सब चीज़ें हमने जो है समझी। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं सेक्शन 188 की, तो बहुत छोटा सा सेक्शन है ये, हमने 184 की पूरी बात कर ली, 184 में पढ़ने का कुछ भी नहीं है। ओके, मतलब कि 184 में और भी कुछ चीज़ें है समझने की, देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मीटिंग में, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब इन केस द प्राइवेट कंपनी विच हैज़ नॉट कमिटेड डिफॉल्ट, ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मे पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो यू तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर प्राइवेट कंपनी के केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। कुछ चीज़ें ऐसे भी समझने की है कि प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। और समझो कि इफ़ डायरेक्टर डिस्क्लोज इंटरेस्ट एंड साथ ही साथ उस पर पार्टिसिपेट भी कर लिया, या तो डायरेक्टर ने डिस्क्लोज ही नहीं करा, दोनों केस में, देन तो जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है ना एंटर्ड इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। वोट तो वॉइड है ही है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर हो गए हैं तो। बाकी फिर एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी की रिस्पेक्ट में बात आ रही है, जिसे हमने पढ़ा था कि भैया जो है कि जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है, नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब जो एप्लीकेबिलिटी नहीं है वो नॉन एप्लीकेबिलिटी है, तो एप्लीकेबिलिटी का हमने क्राइटेरिया देख लिया। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों पे एप्लीकेबल होता है 184, ये जो है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी दोनों पे एप्लीकेबल होता है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में नहीं माने जाते हैं। वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय रीजन ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, ये एक वेकेशन का ग्राउंड है, तो समझो SO 167 ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेट, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वेकेट हो जाएगा 167 में, क्योंकि वेकेशन का ग्राउंड है, वेकेशन का ग्राउंड है ये। तो क्या लिखा हुआ है कि ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट, या तो वो उसने अपना कंसर्न इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा, या तो उसने डिस्क्लोज कर दिया पर उसने पार्टिसिपेट इन मीटिंग, ठीक है, तो दोनों केस में ये एक वेकेशन का ग्राउंड है अंडर सेक्शन 167, तो ये भी एक लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आती है बात कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस वोटिंग बाय एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ वोटिंग बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो क्या बोला जाए, तो इस केस में हमने क्या पढ़ा कि इफ एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन विच ही इज इंटरेस्टेड, तो उसमें वोट वॉइड हो जाएगा, पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होगा, वो इन्फोर्सेबल रहेगा। फिर साथ ही साथ बात आती है हाउएवर वोटिंग बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अच्छा, अब वोटिंग बाय द इंटरेस्टेड डायरेक्टर हमने पढ़ा है कि वो तो वॉइडेबल रहेगा, बट कुछ कुछ केस में तो ये वॉइड भी हो सकता है। किस केस में वो वॉइड हो जाएगा, कुछ केस में वॉइड हो जाएगा, वो जो है वॉइड किस केस में होगा, ये 2 पॉइंट इधर लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि वॉइड तब हो जाएगा जब ही इज़ अ पार्ट ऑफ कोरम, जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ कोरम एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर का एक्सक्लूजन रिजल्ट इन नो कोरम। दूसरी चीज़ ये है कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ रिजोल्यूशन एंड इनका एक्सक्लूजन, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का एक्सक्लूजन रिजल्ट इन नो रिजोल्यूशन। सो इस सिचुएशन में जो है हम समझ सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी वो वॉइड हो जाएगा। फिर आती है बात, फिर अगला जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। तो देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में बेटर है कि ये करने
देखो अब हम जो है 184 के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर बेटर तरीके से इसको हमने जो है 184 को समअप करके अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 184 में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो जो है इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड आर नॉट बाइंडिंग एनी शेयर्स इन MDZ। तो क्या लिखा है, डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड आर नॉट होल्डिंग एनी शेयर इन MDZ कंपनी। तो कोई वो वोल्ड नहीं करता था कोई से भी शेयर्स। सिमिलरली डायरेक्टर ऑफ MDJ लिमिटेड डायरेक्टर ऑफ ABC आर नॉट होल्डिंग एनी शेयर इन MDJ, डायरेक्टर ऑफ MDJ आर नॉट होल्डिंग शेयर इन ABC। ठीक है, बट वाइफ ऑफ डायरेक्टर ये ऑफ ABC लिमिटेड, तो इसमें क्या बोला है कि वाइफ ऑफ डायरेक्टर ए ऑफ ABC लिमिटेड होल्ड 40%, पर वो डायरेक्टर होल्ड नहीं करता, उसकी वाइफ तो 40% होल्ड करती है। पेड अप कैपिटल ऑफ MDJ कंपनी लिमिटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABC एंटेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद MDJ कंपनी। अब जो है ABC ने कॉन्ट्रैक्ट करा है MDJ से फॉर परचेस ऑफ गुड्स एंड डायरेक्टर डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन MDJ कंपनी, और डायरेक्टर ने अपना जो है डिस्क्लोज नहीं करा इंटरेस्ट इन MDJ कंपनी। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि उसने डिस्क्लोज नहीं करा अपना इंटरेस्ट MDJ कंपनी में। अब डायरेक्टर तो ये बोल सकता है कि मैं थोड़ी ना इंटरेस्टेड हूँ, मेरी वाइफ ने 40% पेड अप कैपिटल करा है होल्ड, तो क्या फिर भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा? तो हाँ, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं सर्कमस्टेंसेस इन विच डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। तब क्या बोल रहे हैं कि 184(2) ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइडेड दैट एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एवरी डायरेक्टर हु इज इन एनी वे आइडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली बोला है और इनडायरेक्टली बोला है, ठीक है, कंसर्न या इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में या प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू या टू बी एंटर्ड इनटू विद बॉडी कॉर्पोरेट। अब इधर तो बॉडी कॉर्पोरेट है, इन विच सच डायरेक्टर और सच डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी बोल के रखा है, और सच डायरेक्टर विद एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर अगर होल्ड कर रहे हैं 2% ऑफ द शेयर होल्डिंग, मोर देन 2%, तो ऐसे केस में डिस्क्लोज करना पड़ता है नेचर ऑफ हिज कंसर्न इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये बताना पड़ता है, ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। इन द इंस्टेंट केस पूरी बात कर ली। अब देखो इन द इंस्टेंट केस पूरी बात कर ली। अब वैलिडिटी क्या बोला है कि सेक्शन 184(3) ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी विदाउट डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 182 और विद पार्टिसिपेशन बाय द डायरेक्टर हु इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल बी वॉइडेबल। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट तो वॉइडेबल ही रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो समझो इन द इंस्टेंट केस पूरी इन्होंने बात करी है कि डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड आर नॉट होल्डिंग एनी शेयर्स इन MDJ। सिमिलरली डायरेक्टर ऑफ MDJ भी कोई होल्ड नहीं करता है, बट वाइफ होल्ड करती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ABC एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद MDJ लिमिटेड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स डिड नॉट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इन MDJ। तो देखो आपको डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी बॉडी कोऑपरेट के साथ इन विच सच डायरेक्टर और सच डायरेक्टर इन एसोसिएशन विथ एनी अदर डायरेक्टर होल्ड मोर देन 2% ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो अगर 2% से ज़्यादा होल्ड करता है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इधर डिस्क्लोज नहीं करा है तो दिक्कत है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों कवर है, और डायरेक्टर विद अदर डायरेक्टर दोनों कवर है। ठीक है, तो ये ठीक है। चलो रही बात है अगले क्वेश्चन की, देखते हैं। एक्स लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट की वापस बात आ गई, और कौन एंटर कर रहा है? एक्स लिमिटेड एंटर कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसके साथ? M&T कंपनी लिमिटेड के साथ, फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। काय के लिए हो रहा है? फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 2.5 लाख एट अ प्रिवेलिंग मार्केट रेट। डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड मिस्टर बी, वो होल्डिंग शेयर ऑफ द वैल्यू 1% ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, वो 1% पेड अप कैपिटल होल्ड करता है ऑफ M&T कंपनी। अनादर डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड, एक तो हो गया बी, वो होल्ड करता है। अनादर डायरेक्टर जो है वो 1.5 होल्ड करता है। मिस्टर बी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर गिव अ जनरल नोटिस टू एक्स लिमिटेड दैट ही वॉज इंटरेस्टेड। तो बी ने क्या कर दिया? एक जनरल नोटिस दे दिया कि वो इंटरेस्टेड है, तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसने जनरल नोटिस दे दिया। बी क्लेम्ड दैट ही हैड गिवन नोटिस टू एक्स लिमिटेड एज रिक्वायर्ड विद इन द कंपनीज एक्ट एंड हिज होल्डिंग बीइंग ओनली 1% इज विद इन द लिमिट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि बी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
गिव अ जनरल नोटिस टू एक्स लिमिटेड दैट ही वाज इंटरेस्टेड। तो उसने ये बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, 1% शेयर होल्डिंग में होल्ड करता हूँ। अब देखो इंटरेस्टेड है समझो, पर वो फिर भी वोट नहीं कर पाएगा, देखो प्राइवेट कंपनी होती तो वोट कर लेता, ये पब्लिक कंपनी है, ये फिर भी वोट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो है टुगेदर लीड 2% से ज़्यादा हो रहा है। तो अब देखो अगर हम देखें तो 184(1) क्या बोलता है कि एवरी डायरेक्टर को उसकी पहली मीटिंग में, अभी इधर 184(1) की बात कर ली, 1 सेकेंड, इधर 184(2) की बात कर रहे थे उसके पहले वाले क्वेश्चन में जब MDJ वाला क्वेश्चन था। अब इधर 184(1) की बात कर ली, देख लेते 184(1) क्यों बोला है कि 184(1) ये बोल रहा है कि एवरी डायरेक्टर, ओके इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें उसकी वाइफ का इंटरेस्ट था, उसका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। अब इधर एज पर 184(1) एवरी डायरेक्टर शैल एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर एंड देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, जहाँ पे पार्टिसिपेट करा एज अ डायरेक्टर, फिर इन एवरी फाइनेंशियल ईयर और वेयर एवर देयर इज अ चेंज इन द डिस्क्लोजर already made. Then at the first board meeting held after such change, discloses concern or interest in any company or companies or body corporate or other association of individual, which shall include a shareholding in such manner. 184(2) की बात कर ली कि every director of a company who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in any contract, या concerned या interested है किसी contract में या arrangement में और proposed contract या arrangement में, ठीक है, जो entered होने वाला है या to be entered होने वाला है with body corporate, and such director in association with other director hold more than 2% of shareholding of other body corporate. इधर भी अगर देखें तो मिस्टर बी तो जो है एम के साथ ही हेल्ड कर रहा है, अगर देखा जाए तो एम के साथ से 1% ही होल्ड कर रहा है। अब उसे क्या करना क्या है कि उसको डिस्क्लोज करना है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंटरेस्ट एट द मीटिंग इन विच ही इज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज डिस्कस, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डिस्कस्ड है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डिस्कस्ड है, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, 2% शेयर होल्डिंग ऑफ डेट बॉडी कॉर्पोरेट शैल डिस्क्लोज द नेचर ऑफ इज कंसर्न और इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज डिस्कस, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होगा। इन द प्रेजेंट केस पूरी इन्होंने बात कर ली। कंक्लूजन क्या है कि एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ बी एंड सी इन एम एंड कंपनी एक्सीड 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, डिस्क्लोजर रिक्वायर अंडर सेक्शन 184(2), नोटिस गिवन बाय मिस्टर बी अंडर सेक्शन 184(1). अभी तक जो है नोटिस अगर हम देखें तो नोटिस दिया गया है बी ने, तो इधर बोल रहे हैं कि अगर ये नोटिस दिया गया है, ओके इधर ये बोला है कि अगर नोटिस गिवन बाय बी अंडर 184(1), क्योंकि नोटिस की बात जो है हमने ही पढ़ा था कि डायरेक्टर नोटिस देता है, ठीक है। तो नोटिस गिवन बाय डायरेक्टर under section 184(1) is not sufficient. Hence, it can be concluded that provisions of section 184 have been violated. मतलब कि सिंपल सी बात है कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। तो छोटे मोटे जो भी एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट को हम लिख लेते हैं। ओके, तो ये पूरा नोट इधर लिख लिया गया है, ठीक है। और जो है पर्टिकुलर चीज़ हमने समझ भी ली है कि ये बात तो क्वेश्चन 184(1) की तरफ कर रहा था, पर इधर जो है 184(2) हमको समझना पड़ेगा। वो लिखा हुआ है कि नोटिस गिवन बाय मिस्टर बी 181 इज़ नॉट सफिशेंट, वो सफिशेंट नहीं है, वो 184(2) भी लगा है, आपको वो भी सब देखना पड़ेगा। आती बात क्वेश्चन नंबर 55 की, तो एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। जी, अ डायरेक्टर ऑफ सैम इज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एंटर्ड, तो भी कवर है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब जी तो डायरेक्टर है सैम का, इज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सैम लिमिटेड कंटेन अ क्लॉज। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सैम लिमिटेड कंटेन अ क्लॉज विच प्रोहिबिटेड द डायरेक्टर, उसने डायरेक्टर को प्रोहिबिट करा है फ्रॉम वोटिंग एंड रिजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज इंटरेस्टेड, ठीक है। आर्टिकल ने प्रोहिबिट कर रखा है द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेड कॉन्ट्रैक्ट वॉज पुट अप फॉर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। अब ये जो मैटर in respect of said contract was put up for approval of the shareholder in general meeting. General meeting was attended by Mr. G and he voted on the resolution. अब जनरल मीटिंग वो जी ने अटेंड भी करा, उसने वोट भी कर दिया। जी क्लेम डेट ही हैज़ द राइट टू वोट, उसने बोला कि उसके पास तो राइट है वोट करने का। अब मेरे को बताओ क्या राइट है क्या वोट करने का? अब जब इंटरेस्टेड है तो फिर राइट तो हो ही नहीं सकता वोट करने का, और साथ ही साथ वो डिस्क्वालीफाइड भी हो जाएगा।
मतलब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। पर हम अब एक बार समझते हैं क्या लिखा हुआ है, वापस एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो हमने अप फ्रंट पे देखा तो ये राइट है, ये राइट जो है देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन भी समझ लेते हैं वापस एक बार। जो जी है डायरेक्टर ऑफ सैम लिमिटेड है, इज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड था जो टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने एक क्लॉज दिया है, प्रोहिबिट कर रहा है डायरेक्टर को फ्रॉम वोटिंग द रिजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड कॉन्ट्रैक्ट वॉज पुट अप फॉर अप्रूवल फॉर द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जी ने अटेंड करी एंड उसने वोट करा डिसोल्यूशन के ऊपर। ओके, तो सिंपल सी बात है यार, जी तो क्लेम करा, उसके पास राइट है वोट करने का। पर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये पब्लिक कंपनी है, वो वोट करने का राइट है, उसका वोट तो वॉइड हो जाएगा। ही हैज़ द राइट टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। सी, अगर इंटरेस्ट 2% से या उससे कम का है तो फिर वो वोट कर सकता, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जो जी जो है वो सैम का ही डायरेक्टर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 184(2) की एप्लीकेबिलिटी वाले प्रोविजंस में आ रहा है, तो फिर तो नहीं है उसको वोट करने का राइट। अभी बार हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में आंसर, एक बार देख लेते हैं। एज पर 184(2) ऑफ कंपनीज एक्ट, एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न और इज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, क्या बोल रहे हैं कि एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज इन एनी वे, किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न या इंटरेस्टेड किसी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट या प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में, एंटेड इनटू, टू बी एंटेड इनटू, ठीक है। तो एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज एनी वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न और इंटरेस्टेड में अपन ने इंटरेस्टेड बोलते थे, कंसर्न और इंटरेस्टेड में अपन ने इंटरेस्टेड बोलिए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और टू बी और कंसर्न और इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, दोनों है, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, एंटर्ड इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू बॉडी कॉर्पोरेट इन विच साइड डायरेक्टर or director in association with other body corporate with the other director hold more than 2% shareholding of that body corporate shall disclose nature of his concern। उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो होल्ड करता है मोर देन 2% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट शेयर डिस्क्लोज नेचर ऑफ हिज कंसर्न और इंटरेस्ट एट द मीटिंग। उसको मीटिंग में डिस्क्लोज करना पड़ता है उसका इंटरेस्ट, तो डिस्क्लोज करना पड़ता है नेचर ऑफ हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज डिस्कस। जहाँ पे डिस्कस हो रहा है तो उधर वो डिस्क्लोज कर देगा, फिर वो उधर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर इन द प्रेजेंट केस की बात कर दी, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर सेक्शन 184 इन रिलेशन टू रिजोल्यूशन मूव एट बोर्ड मीटिंग। ओके, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर सेक्शन 184 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन मूव एट बोर्ड मीटिंग नॉट एट जनरल मीटिंग। ओके, no specific restriction imposed under the Companies Act 2013 which prohibit a director to vote on a resolution in general meeting। okay, ये restriction in respect of board meeting है। okay, और question में general meeting था। okay, so any provision in article restrain a director from voting in general meeting on a contract in which he is interested shall be invalid। okay, ऐसे केस में article of association का provision invalid हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोविजन इसलिए वैलिड हो जाता है, ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ठीक है, हमने क्वेश्चन को काट दिया क्योंकि हमको छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना था और क्वेश्चन पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब कंपनी वाई विद पेड अप कैपिटल ₹50 लाख, तो कंपनी वाई जिसका पेड अप कैपिटल है 50 लाख एंटेड इनटू विद कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी जेड, तो कंपनी वाई पेड अप कैपिटल है 50 लाख, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जेड के साथ इन विच डायरेक्टर वाई इज होल्डिंग इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50,000। अब देखो वीडियो बना रहा था यार, कोई बात नहीं, मैं तो इधर बैठा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा फोटो ले लो तो। ना कितना प्यारा लग रहा है तू। झूले भी झूल रहा है ना। वो रात में भी इधर टेबल लैंप लगा के बैठ सकते हैं। यहाँ पे लैंप लगा सकते या एक है ना अपनी टेबल लैंप वायर वाला, एक कनेक्शन वहाँ से सीधा तार का इसके ऊपर भी आता। यही बचा इतना हौश पौश हो जाएगा अपना, ओपन रखना। वहाँ पे 3 मुई लगेगी, एक वो आता है सॉकेट अंदर लग जाता है। नहीं मम्मा, एक मेरी बात तो सुन, वहाँ से एक तार आएगा और इसके ऊपर बल्ब टंग जाएगा। वो तार आएगा तो तब तो कोई तो मैस्ड हो जाएगा अपना कोई ऐसा तो ना हर जगह तार वार कुर्सी वुर्सी बिछाने की, थोड़ा सा ओपन रखना का। बाहर देखा वो कितना अच्छा हुआ आपने उस समय अड़े नहीं तो मैं तो आपसे झगड़े कर लगा। सेंटर टेबल देखो बाकी तो अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है।
बच्चों अब तुमको सजा हाँ। सवारने की इच्छा होती है तो मैं क्या करूं? हाँ तो ये था, सवाल ही नहीं उठता है। वो तो अच्छी लग, बाहर देखी आपने, जम रहा था ना। अच्छा लग रहा है तुमको? तू तो लैंप लगा सकता है, लैंप लेके। हाँ तो लेकर आ जाऊँगा, नाइट लैम्प और क्या। नाइट लैंप वो है ना अपने पास? हाँ वो ऐसा वाला, वो तो अपन खरीद बदलवा के लेकर आए थे। काला वाला? हाँ अपन लेकर आए थे ना बदलवा के टेबल लैंप? अपन। हाँ हाँ आप एक बार दूसरा लाए थे, फिर मैंने बोला था मेरे को चेंज करवाना है, तो फिर हम मेरे साथ गए थे। हाँ है ना, वो क्यों नहीं है ना पर अभी तो बात कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, वही फ़ोन बजा जाओ। यहाँ लग जाएगा ना? हाँ लग जाए, है ना? लाके दे दूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं ले लूँगा। हाँ वो फ़ोन कट जाए तो उठा लेना। हाँ बोल बोल। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, मैं पॉज करना भूल गया, तो इस कारण से ऐसा हो गया। ठीक है चलो। कंपनी वाई विथ पेड अप कैपिटल ₹50 लाख एंटेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनीज एक्ट। तो कंपनी वाई विद अ पेड अप कैपिटल 50 लाख एंटेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनीज एक्ट। तो कंपनी वाई का पेड अप कैपिटल 50 लाख है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है कंपनीज एक्ट के साथ, इन विच डायरेक्टर वाइज होल्डिंग इक्विटी ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50,000। पर हमको 50,000 देखना है, ठीक है 50,000 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट। अब डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट बोर्ड मीटिंग में नहीं बताया, तो हमको ये थोड़ी ना पता है कि कितना जेड के अंदर है। 2% शेयर होल्डिंग तो हमको सामने वाले की देखनी है ना, 2% शेयर होल्डिंग हमको सामने वाले की देखनी है। कंपनी वाई का ही जो है, कंपनी वाई है उसका पेड अप कैपिटल है, और वाई जो है होल्डिंग इक्विटी शेयर, ठीक है वाई इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है नॉमिनल वैल्यू 50,000 के। पर वाई की पेड अप कैपिटल कितनी है, तभी तो हमको पता चलेगा कि वाई कितना % होल्ड कर रहा है। अब डायरेक्टर ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा, तो इधर देखो, अगर हम देखें तो इट इज एज्यूम दैट पेड अप कैपिटल ऑफ जेड इज ऑल्सो 50 लाख। इधर उन्होंने एज्यूम कर लिया कि पेड अप कैपिटल जेड का ही 50 लाख है, उसके हिसाब से क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया 50 लाख है, तो 50 लाख, फिर तो ये ओनली 1% हुआ, क्योंकि 50 लाख का 10% 50,000 होता है, 5 लाख होता है, फिर 50,000 होगा, तो 1% हुआ। तो अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ 184(2) इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डायरेक्टर इज नॉट लायबल। डायरेक्टर तो लायबल है ही नहीं, तो डायरेक्टर ऐसे केस में लायबल नहीं हो जाता। तो देखो यही बोला है 184(2) में, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई टू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद इन 2 कंपनीज वेयर एनी डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी और 2 और मोर ऑफ देम टुगेदर होल्ड नॉट मोर देन 2% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो इधर तो 1% ही होल्ड कर रहा है, ठीक है, जैसा कुछ डायरेक्ट था नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। 184 पे तो ये 3-4 क्वेश्चन थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे। अब स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड अंडर 180 कंपनी एक्ट 2013 टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट टू बी एंटर्ड इनटू, टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, एग्जामिन वेदर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय नॉन डिस्क्लोजिंग। भाई देखो तुमने डिस्क्लोज नहीं करा तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो अफेक्ट होगा, ठीक है, हमने ही पढ़ा था वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट होगा, आपको डिस्क्लोज तो करना रहेगा। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो अवॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, और पूरा का पूरा डायरेक्ट प्रोविजन ही उन्होंने पूछ लिया मई 16 में। ये मई 16 का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फिर एक 182 का प्रोविजन भी था, जिसमें ये बोल रहे हैं कि प्रोविजन टू 184(2) प्रोवाइडेड दैट वेरी डायरेक्टर वेयर एनी डायरेक्टर हु इज नॉट सो कंसर्न और इंटरेस्टेड एट दैट टाइम, डायरेक्टर जो कंसर्न नहीं था एट दैट टाइम बट वो कंसर्न या इंटरेस्टेड हो गया आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है इस कंसर्न और इंटरेस्ट ही बिकम forthwith when he become concerned or interested at the first meeting of the board after he become meeting of the board after he become concerned or interested। तो क्या बोला है इसमें कि डायरेक्टर हु इज नॉट कंसर्न, वो कंसर्न नहीं था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, he shall if he become concerned or interested after contract arrangement is entered into disclose his concern or interest forthwith when he become concerned or interested or at the first board meeting after he become concerned or interested। तो उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ओके, सो जो क्वेश्चन है अगला
कि व्हेन दैट डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज हर इंटरेस्ट टू द कंपनी एज पर सेक्शन 184, कब डिस्क्लोज करना चाहिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, तो कब डिस्क्लोज करना चाहिए, तो 184(1) में अब डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट टू द कंपनी, कब डिस्क्लोज करना चाहिए उसका इंटरेस्ट कंपनी को, ठीक है। तो 184(1) की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर 184(1) की बात करी, फिर 3 और 4 की बात करी। सी क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज डायरेक्टर रिक्वायर टू डिस्क्लोज हिज हर इंटरेस्ट टू द कंपनी, उसे कंपनी को, डायरेक्टर को, एक कंपनी को डिस्क्लोज कब करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में जहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज डायरेक्टर, एंड देयर आफ्टर एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद जो एवरी फाइनेंशियल ईयर है, और अगर चेंज है तो चेंज होने के बाद पहली मीटिंग में ये करना चाहिए डिस्क्लोज, ठीक है। डिस्क्लोज इज कंसर्न इंटरेस्ट इन एनी कंपनी और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट विच इंक्लूड द शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो व्हेन डायरेक्टर डिस्क्लोज हिज हर इंटरेस्ट टू द कंपनी एज पर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कब डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कैसे 184 बन जाएगा, रादर देन जो है हमारा 184(2) जाने के इधर जाएगा हमारा 184(1), 184(2) नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि कब हमें डिस्क्लोज करने का है। तो दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डज डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज हर इंटरेस्ट टू द कंपनी, कब डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना चाहिए इंटरेस्ट कंपनी को, तो ऐसे कैसे 184(1) है। दूसरा है स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट टू बी एंटर्ड इनटू बाय कंपनी। तो सर्कमस्टेंसेस जब डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ता है, सर्कमस्टेंसेस होता है जब डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्कमस्टेंसेस व्हेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट टू बी एंटर्ड इनटू बाय कंपनी। तो कंपनी एंटर कर रही है और डायरेक्टर का उस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में इंटरेस्ट है, तो आपको कब बताना पड़ता है, सर्कमस्टेंसेस जब आपको बताना पड़ता है अपना इंटरेस्ट, ठीक है। और वो सर्कमस्टेंसेस 184(2) में है जब आपको बताना पड़ते हैं। तो सर इस सर्कमस्टेंसेस में हमको बताना पड़ेगा, और कब कब बताना पड़ेगा, व्हेन डज डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, तो ये 184(1) में है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा था ये सेक्शन, इजी था, पर इसको पूरा लंबा खींच गया, 31 मिनट तक इससे चलेगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बारीकी हमको ध्यान रखनी पड़ी थी। तो व्हेन डज डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट टू द कंपनी, कब करना पड़ेगा, इसमें इंपॉर्टेंट टाइमिंग है 184(1) में। वो सर्कमस्टेंसेस जब उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसका जो इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में है, तो वो 184(2) में है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन था नवंबर 18 का। अब आती है बात हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। अब ले देकर जो है अब हम घुसे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है अपने आप में ये भी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आज का वीडियो भी लंबा तो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में देखें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए आपको रिलेटेड पार्टी को समझना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटेड पार्टी को हमने समझा पहले वाले पॉइंट में, देन फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि इस पर एप्लीकेबिलिटी कि कब कब ये जो है एप्लीकेबल होता है, ये देख लिया। फिर हमने तीसरा पढ़ा नॉन एप्लीकेबिलिटी कि कभी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ फिर हमने ये देखा कि जनरल मीटिंग में OR कि कब जनरल मीटिंग में OR हमको लगता है, ठीक है, किस सिचुएशन में, कि कब एक ट्रांजैक्शन की लिमिट जब ओवर एंड अबव द स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर हो जाती है तो कब OR लग जाता है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन को करवाने के लिए। देन फिर बात आती है कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है, तो लीगल रिक्वायरमेंट हमको देखने पड़ेंगे उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। देन और फर्दर जो भी है छोटी मोटी चीज़ें देखनी पड़ेगी, इन द सेंस कि हमको जो है फुल फ्लेज इसको 188 को देखना है और 188 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन 188 के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, क्योंकि देखो प्रोविजन जितना भी टफ हो, प्रोविजन वो टफ प्रोविजन को अगर अपन ने अच्छे से पढ़ लिया तो उस पर जो क्वेश्चन है बहुत ईजिली तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं इधर ओवर करता हूँ, ये क्वेश्चन का शीट को मैं ख़त्म करके मैं 188 के जो रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन की जो मेन बुक है वो मैं बुक आपके सामने लेकर आता हूँ। देखो बात कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी की, तो ये रिलेटेड पार्टी है कंपनी के लिए, तो रिलेटेड पार्टी ऑफ कंपनी समझो। तो कंपनी के रिलेटेड पार्टी क्या है, डायरेक्टर और रिलेटिव, वो रिलेटेड पार्टी है। KMP या उसके रिलेटिव, तो डायरेक्टर के रिलेटिव, KMP के रिलेटिव। अब कंपनी के लिए एक फर्म जिसमें कंपनी के ही डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव पार्टनर है, तो ऐसी फर्म जहाँ पे कंपनी के ही डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव
जो है पार्टनर है। तो डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव पार्टनर है। तो देखो डायरेक्टर रिलेटिव, केएमपी रिलेटिव, ये तो है ही है। एक ऐसी फर्म जहाँ पे डायरेक्टर रिलेटिव या केएमपी मैनेजर रिलेटिव जो भी है वो पार्टनर है उस फर्म में, तो उस फर्म को भी हम जो है नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी कंपनी का डायरेक्टर उधर पार्टनर है और वो इधर डायरेक्टर है और वो उधर पार्टनर है, या उसका रिलेटिव वहाँ पे पार्टनर है। अब प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर मैनेजर या रिलेटिव मेंबर है या डायरेक्टर है, नॉर्मल पहले 4 पूरे नॉर्मल है, फिर पब्लिक कंपनी आ जाता है। तो फर्म प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब डायरेक्टर मैनेजर, अब इधर रिलेटिव नहीं बोला, डायरेक्टर मैनेजर वहाँ पे डायरेक्टर है। अब अलॉन्ग विद रिलेटिव ये होल्ड करते हैं मोर देन 2% पेड अप कैपिटल। अब रिलेटिव कैन बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब कि रिलेटिव जो है डायरेक्टर मैनेजर में, रिलेटिव कैन बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्राइवेट कंपनी और फर्म के रिस्पेक्ट में तो नहीं बन सकते थे डायरेक्टर और पार्टनर, पर पब्लिक कंपनी में रिलेटिव डायरेक्टर बन सकता है, पर डायरेक्टर मैनेजर डायरेक्टर नहीं बन सकते। और अलॉन्ग विथ रिलेटिव वो मोर देन अगर 2% पेड अप कैपिटल होल्ड कर रहे हैं तो वो भी गिल्टी है, मतलब कि वो रिलेटेड पार्टी, ठीक है, अगर मोर देन 2% होल्ड कर रहे हैं रिलेटिव के साथ या खुद से भी, तो ऐसे केस में भी जो है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। अब फिर आती बॉडी कॉर्पोरेट। तो फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें डायरेक्टर मैनेजर, अब इधर रिलेटिव नहीं बोला, जिनकी एडवाइस या डायरेक्शन पे वो बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर एमडी जो है एकस्टम्ड टू एक्ट है इनके एडवाइस के पे और डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इनके एडवाइस पे और डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डायरेक्टर कंपनी के जो डायरेक्टर और मैनेजर है, तो ठीक है, ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी या मैनेजर एकस्टम्ड टू एक्ट है कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर के डायरेक्शंस पे, ठीक है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी रिलेटिव हो जाती है। पर अगर डायरेक्टर मैनेजर प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर दे रहा है डायरेक्शन तो फिर वो कवर नहीं है, तो फिर वो कवर नहीं होता है, ठीक है, कि कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर के प्रोफेशनल जो है कैपेसिटी में वो कुछ डायरेक्शंस दिए है बोर्ड ऑफ कंपनी के, बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एमडी को, और वो उसके हिसाब से कस्टम टू एक्ट है, तो ऐसे केस में वो कवर नहीं होंगे, अदरवाइज तो रिलेटेड पार्टी है। या पर्सन जिसकी एडवाइस और डायरेक्शन पे डायरेक्टर मैनेजर काम कर रहे हैं, तो वो पर्सन, ये वो पूरा उल्टा है, तो सामने वाला पर्सन जिसकी एडवाइस पे हम काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी की एडवाइस नहीं होनी चाहिए। ये हमने पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट आता है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडियरी, ठीक है। सेकंड, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर कंपनी। तो देखो समझो क्या बोल रहे हैं 8th में, बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्डिंग है, एसोसिएट है, सब्सिडियरी है या सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग। सेकंड, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर। अब इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर कंपनी, तो इन्वेस्टिंग कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी में, और कंपनी होगी उनकी एसोसिएट कंपनी, मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन्वेस्टिंग कंपनी वेंचरर ऑफ द कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट हुज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी वुड रिजल्ट, उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया कि सामने वाली कंपनी जो है एसोसिएट कंपनी हो गई, तो ये जो है इन्वेस्टिंग कंपनी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो अभी हमने पढ़ा, ये जो हमने 8 पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है, ये है जो हमारे पॉइंट है। ये प्राइवेट कंपनी इसमें कवर नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें याद रखना प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता ये, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। और 9th वाला पॉइंट भी समझो, ये 8 रहा और 9th वाला पॉइंट है, देखो होल्डिंग कंपनी, क्या बोल रहा है 9th वाला पॉइंट, होल्डिंग कंपनी जिसके डायरेक्टर रिलेटिव या केएमपी और रिलेटिव, ठीक है। तो अगर कंपनी होल्डिंग कंपनी के, तो क्या बोला है कि होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर और रिलेटिव, और डायरेक्टर में अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और केएमपी और रिलेटिव जो है वो रिलेटिव होते हैं। तो देखो समझो, हमने जो है रिलेटिव पूरी चीज़ देखी, इसमें होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या उसके रिलेटिव और केएमपी और उसके रिलेटिव, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इधर कवर नहीं है, ठीक है। हमने सब चीज़ें समझी। इन्वेस्टिंग कंपनी के बारे में हमने समझा, ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी हमने समझा डायरेक्टर रिलेटिव, केएमपी रिलेटिव, फर्म जिसमें डायरेक्टर और रिलेटिव वहाँ पे पार्टनर है, प्राइवेट कंपनी जहाँ पे डायरेक्टर मैनेजर उसके रिलेटिव मेंबर डायरेक्टर है, इधर भी मैनेजर आता है। पब्लिक कंपनी है जहाँ पे डायरेक्टर है, पर रिलेटिव के साथ ये 2% से ज़्यादा की होल्ड कर सकते हैं। रिलेटिव इधर डायरेक्टर हो चलेगा, पर अगर 2% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते वो। फिर डायरेक्टर मैनेजर जिसकी एडवाइस और डायरेक्शन पे सामने वाला काम करता है, या पर्सन जिसकी एडवाइस डायरेक्शन पे डायरेक्टर मैनेजर काम करता है। तो ये हमने पूरी बात कर ली, ये रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में पूरी बात हो गई। समझते हैं एप्लीकेबिलिटी। ये एप्लीकेबिलिटी कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे लगता है समझो। इसमें लोन्स एंड एडवांसेस भी कवर है, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में इधर लोन्स एंड एडवांसेस भी कवर है। अब समझो इधर क्या बोल रहे हैं,
इसको ऐसा कर समझ के रखा है कि जीपीएस, ठीक है, जीपीएस आउ, जीपीएस आउ का मतलब क्या होता है, जी से गुड्स और मटेरियल को आप सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी, ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट रिलेटेड पार्टी से, ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे कि सेल, डिस्पोज, बाय, लीज, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, बाय कर रहे हो या लीज पे भी रख रहे हो, ठीक है। या तो जीपीएस आउ की जगह जीपीएफ लाउ कर देते हैं कि गुड्स, मटेरियल, प्रॉपर्टी, सर्विस, तो जीपीएस हो गया। प्रॉपर्टी लीजिंग पे तो ये हो गया। और अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इन अबाउ 3 पॉइंट, ठीक है। अगर आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट रिलेटेड पार्टी से डायरेक्टली नहीं करा, पर आपने एजेंट के थ्रू जो है अगर आप उनको सोल्ड करते हो, या अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी इन एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट किया है किसी ऑफिस में या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंटमेंट किया है, अब ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब इधर समझना पड़ेगा। और प्लेस ऑफ प्रॉफिट किधर, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग, इधर अगर अपन ने अपॉइंट किया है तो भी रिलेटेड पार्टी है। और अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अंडर राइटिंग के रिस्पेक्ट में, सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव, तो वो भी कवर है, ठीक है। तो जीपीएस लाउ, तो देखो जीपीएस लाउ में क्या है, जी से गुड्स, पी से प्रॉपर्टी, एस से सर्विस, आप सर्विस अवेल कर रहे हो या रेंडर कर रहे हो। एल से है हमारा लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इन अवर 3 एस्पेक्ट, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी इन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, और अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी और डेरिवेटिव। चलो अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये कब एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता जब ये ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो या ट्रांजेक्शन आमदन प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि वही ट्रांजेक्शन अगर आप अनरिलेटेड पार्टी से करते हो तो कैसे होता, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ प्राइस में कर रहे हो, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। अब देखो, अब आती बात समझने की कि जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब लगेगा, मतलब कि लीगल रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 188। देखो ये जो भी अपन ने पॉइंट्स देखे, ठीक है, इसमें ई वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ई वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इन अबाउ 3 पॉइंट, मतलब कि गुड्स और मटेरियल के रिस्पेक्ट में, प्रॉपर्टी और सर्विस के रिस्पेक्ट में अगर आपने एजेंट बीच में रखा है, जहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो पर एजेंट से कर रहे हो, तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ जाता है। तो इसमें ऐसा है कि अगर लिमिट, देखो इधर हम देखो मैं ये लेकर चल रहा हूँ, गुड्स और मटेरियल के केस में मतलब ए और ई दोनों को मिलाकर, अभी इधर हम जो है, हाँ ये रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब ये ए वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट, ये लीज के रिस्पेक्ट में, जो क्या सॉरी लीज के रिस्पेक्ट में, एजेंट के रिस्पेक्ट में, ये जो टोटल मिलाकर जब ट्रांजेक्शन 10% ऑफ टर्नओवर या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है 10% ऑफ टर्नओवर या उससे ज़्यादा, ठीक है। बी और ई मिलाकर देखें तो 10% ऑफ नेटवर्क या उससे ज़्यादा। सर्विस के केस में जो सी वाला पॉइंट सर्विस के रिस्पेक्ट में है, देख लेते हैं सी वाला पॉइंट, हाँ सी वाला पॉइंट लीजिंग के रिस्पेक्ट में, सॉरी लीजिंग के रिस्पेक्ट में जो है उसमें एजेंट नहीं जुड़ता है। बाकी ए में ई जुड़ा हुआ है, बी में ई जुड़ा हुआ है, पर सी में ई नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब लीजिंग के केस में नहीं जुड़ा हुआ है, तो उधर 10% ऑफ टर्नओवर उधर भी है। पर बी हमारा जो है सर्विस के रिस्पेक्ट में, सॉरी प्रॉपर्टी सेल, डिस्पोज या बाय जो हम कर रहे हैं, सर्विस का तो डी है, तो डी और ई का भी टर्नओवर है, मतलब प्रॉपर्टी के केस जब भी आता है तो नेटवर्थ इसमें जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, और डी और ई, ठीक है, तो मतलब कि वही सर्विस के रिस्पेक्ट में 10% ऑफ टर्नओवर है इधर भी। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है एफ वाला पॉइंट, बाकी तो इजी है, ठीक है। इसमें बस एक प्रॉपर्टी के केस में याद रखना कि 10% ऑफ नेटवर्थ या उससे ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो। एफ वाला पॉइंट क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट करा है ऑफ रिलेटेड पार्टी इन ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट। अब इधर जो अमाउंट है ना, अपॉइंटमेंट किधर करा है, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी में, इधर होल्डिंग कवर नहीं है, कंपनी, एसोसिएट और सब्सिडियरी में होल्डिंग कवर नहीं है। इधर अपॉइंटमेंट क्या है, 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा, ठीक है, 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा, ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा पर मंथ अगर आप अपॉइंटमेंट करते हो फॉर एनी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी इन एनी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, इधर होल्डिंग कवर नहीं है, इधर होल्डिंग कवर नहीं है। फिर जी आता है अंडर राइटिंग के रिस्पेक्ट में, इधर 1% ऑफ नेटवर्थ और उससे ज़्यादा, ऐसा नहीं है, इधर डायरेक्ट लिखा हुआ है 1% ऑफ नेटवर्थ से ज़्यादा, ठीक है। तो 10, अभी अपन ने जो भी पढ़ा 10% या उससे ज़्यादा, पर इधर जो है डायरेक्ट 1% से ज़्यादा, मतलब कि अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी और डेरिवेटिव अंडर राइटिंग के रिस्पेक्ट में है 1% ऑफ नेटवर्थ है, तो सब्सक्रिप्शन में 1% ऑफ नेटवर्थ। और रही बात प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में
कि हमने बाय सेल करा है प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, ऐसा था कि बाय सेल डिस्पोज करा है तो 10% ऑफ नेटवर्थ या उससे ज़्यादा, तो ऐसे केस में जो है आपको बाकायदा जो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है। अब देखो लीगल रिक्वायरमेंट की बात करें तो लीगल रिक्वायरमेंट में बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है। देखो यू जो रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन है उसमें तो आपका ओआर से भी काम चल जाएगा, जीएम में तो तब आपको जाना पड़ेगा जब एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आरबीसी से नहीं होगा, ठीक है, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर द एजेंडा इन बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग करोगे तो एजेंडा भी होगा और एजेंडा में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भैया नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, कि भैया कौन है ये रिलेटेड पार्टी जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या रिलेशन बनता है, हमने किस टाइप के ट्रांजैक्शन करे हैं, इस ट्रांजैक्शन क्या जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, ड्यूरेशन वैल्यू सब हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो सब हमको चीज़ें बतानी पड़ेगी। और किस तरीके से आपने प्राइस डिटरमाइन किया है, इंपॉर्टेंट तो ये भी पूछ रहे हैं कि मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस, कि मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस। अब देखो इधर नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी और रिलेशन, नेम ऑफ डायरेक्टर की एमपी, हमको ये सब बताना पड़ेगा। मतलब कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन हम जो रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनको उसको एजेंडा में बताना पड़ेगा। तो जो है एजेंडा में हमने जो है बोर्ड मीटिंग में हमने बताया कि नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एडवांस में कुछ पेमेंट आए क्या, मतलब सारी टर्मिनोलॉजी, तो मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस, ये सब भी बताना पड़ेगा। जनरल मीटिंग में ओआर तो लगेगा ही, वो 6 केसेस में इंटरेस्टेड पर्सन तो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अब समझो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है कि वो सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल इंडिविजुअली और इंडिविजुअली, ठीक है, डायरेक्टली इंडिविजुअली और या ठीक है जो, तो एक ट्रांजैक्शन करे तो इंडिविजुअल, एक से ज़्यादा करे तो ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन को मिला के डायरेक्टली और या वाया एजेंट 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, तो और 100 करोड़ इधर नहीं आएगा क्योंकि अब इधर एग्जम्पशन है, ठीक है, तो 10% और मोर या उससे ज़्यादा है, तो अगर उससे कम है तो फिर ओआर नहीं लगेगा, तो बीआरसी काम हो जाएगा। अब आती है बात इंटरेस्टेड मेंबर, जो भी इंटरेस्टेड मेंबर है, अभी हमने बात करी कि इंटरेस्टेड मेंबर जो है वो वोट नहीं करेंगे। देखो डिस्क्लोजर में तो हमने देख लिया है, तो देखो डिस्क्लोजर की बात करें तो डिस्क्लोजर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो वो ओआर के जो है जनरल मीटिंग में एनेक्स होगा। ओआर के जनरल मीटिंग मतलब कि जनरल मीटिंग के नोटिस में एनेक्स होगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो देखो सिंपल सी बात है कि क्या क्या बात हमने कर ली है। सबसे पहले तो डिस्क्लोजर जो है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी जाएगा कि नेम ऑफ जो है रिलेटेड पार्टी, बिकॉज ये नोटिस में भी जाएगा, अगर ओआर पास हो रहा है तो नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी और नेम ऑफ डायरेक्टर केएमपी हु इज़ रिलेटेड, ये भी जाएगा। नेचर ऑफ रिलेशनशिप की, उनका रिलेशनशिप क्या है, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब भी जाएगा, और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो भी जरूरी चीज़ें लगती है वो सब चीज़ें भी जाएगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जो है साथ ही साथ अब इंटरेस्टेड मेंबर वोट नहीं कर सकते, वो वोट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड मेंबर वोट नहीं करेंगे अगर मेंबर इज रिलेटेड पार्टी, अगर रिलेटेड पार्टी है तो वोट नहीं कर पाएंगे, पर वोट कर सकते हैं। किस सिचुएशन में कर सकते हैं, अगर मेंबर रिलेटेड पार्टी है तो इंटरेस्टेड पर्सन तो वैसे ही वोट नहीं कर सकते, पर वोट कर सकते हैं अगर प्राइवेट कंपनी हो या कंपनी वेयर 90% और मोर मेंबर आर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर। अगर मुझे बताओ कंपनी जहाँ पे 90% या उससे ज़्यादा मेंबर जो है रिलेटिव है ऑफ प्रमोटर के ही रिलेटिव है, तो ऐसे केस में अगर हम देखें कि 90% और मोर मेंबर आर द रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और आर द रिलेटेड पार्टी, तो जब प्रमोटर के ही रिलेटिव है और आर द रिलेटेड पार्टी, तो ऐसे केस में वो वोट कर सकते हैं। या गवर्नमेंट कंपनी इन बिलो 2 पॉइंट्स, तो अभी अपन पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, तो बिलो 2 पॉइंट्स में तो गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में भी है कि गवर्नमेंट कंपनी भी जो है इस रिस्पेक्ट में भी जो है इंटरेस्टेड मेंबर वोट कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट हमको समझा दो कि ये बहुत अच्छा है कि डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर के लिए ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या है। देखो अपॉइंटमेंट अगर अपन कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में और 2.5 लाख से ज़्यादा है रेम्यूनरेशन पर मंथ, तो डायरेक्टर और फॉर अदर, अगर हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ पे वो डायरेक्टर के लिए ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट तब होगा जहाँ पे वो रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है ओवर एंड अबाउट द इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन। इंटाइटल्ड जो रेम्यूनरेशन है उससे ज़्यादा, ओवर एंड अबाउ उससे ज़्यादा मिल रहा है, इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन से ज़्यादा मिल रहा है उस प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, तो वो उसके लिए प्लेस ऑफ प्रॉफिट है डायरेक्टर के लिए। अदर्स के लिए तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट वही जगह है जहाँ से उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, पर डायरेक्टर के लिए प्लेस ऑफ प्रॉफिट वो जगह है जहाँ पे उन्हें जो इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन है जो मिलता है उससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, ओवर एंड अबाउट द इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन एज डायरेक्टर।
ठीक है। फिर अभी कुछ बात है कि इफ़ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डन, तो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डन, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डन मतलब कि जहाँ पे बोर्ड मीटिंग का OR मतलब कि बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन पास होना था, आपने बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन पास नहीं कर पाया, या जनरल मीटिंग में जब OR चाहिए था, जब आपने जनरल मीटिंग में OR नहीं पास करवाया, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसको फर्दर रेटिफाई कर सकते हैं, बोर्ड द्वारा रेटिफाई कर सकते हैं। जब बोर्ड का रिजोल्यूशन पास नहीं करवाया तो बोर्ड द्वारा रेटिफाई हो जाएगा, या जो है शेयर होल्डर, अगर जनरल मीटिंग में जब OR पास कराना था आपने नहीं करवाया तो शेयर होल्डर रेटिफाई कर देगी, जनरल मीटिंग में रेटिफाई कर देंगे। ये जो भी है रेटिफिकेशन होगा विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, ठीक है। तो 3 मंथ में कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे। अगर रेटिफाई नहीं करा तो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, अभी अपन ने इसके पहले भी पढ़ा था कि अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वॉइड नहीं होगा, वो इधर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड या एट द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इधर भी वॉइडेबल है। अब कंसिक्वेंसेस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड और शेयर होल्डर, वॉइड नहीं होगा। अब समझो कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, आप क्या बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ऑथराइज बाय डायरेक्टर और विथ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। अब देखो समझो कंसिक्वेंसेस क्या है। कंसिक्वेंसेस क्या है कि अगर आपने कोई सा कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट करा है जिसमें आपने रिजोल्यूशन पास नहीं करवाया जब जरूरत थी, बोर्ड रिजोल्यूशन या जनरल रिजोल्यूशन कोई पास नहीं करवाया, तो वो है रेटिफाई कर सकते हो। रेटिफाई करा तो अच्छी बात है, 3 महीने में रेटिफाई कर दो, नहीं भी करा तो वॉइडेबल है, नहीं करा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। इफ रेटिफिकेशन वॉज नॉट डन देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ऑथराइज बाय डायरेक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ऑथराइज बाय डायरेक्टर है, समझो इफ सच और कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट, ठीक है, तो वॉइडेबल तो है पहला कॉन्सिक्वेंसेस। इन केस द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज विद रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कुछ रिलेटेड पार्टी के साथ है, डायरेक्टर के रिलेटेड पार्टी के साथ है, या ठीक है कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर और इज ऑथराइज बाय डायरेक्टर, जो भी है, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी के साथ है या ऑथराइज डायरेक्टर के साथ है और इज ऑथराइज बाय एनी डायरेक्टर, वो इंडेमनीफाई कर देगा, वो इंडेमनीफाई करेगा डायरेक्टर खुद, क्योंकि उन्होंने बिना रिजोल्यूशन के जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाया। अब प्रोसीड अगेंस्ट डायरेक्टर और एम्प्लॉय फॉर रिकवरी ऑफ लॉस, और अगर जो है लॉस वॉस कभी हुआ तो रिकवरी कर लेंगे डायरेक्टर से। अब पेनल्टी भी लगेगी उनको, तो इंडेमनिफिकेशन है, लॉस है तो लॉस की रिकवरी भी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, लॉस की रिकवरी तो होगी, साथ में पेनल्टी भी लग जाएगी। अगर डायरेक्टर ऑफिसर लिस्टेड कंपनी के है तो मोर देन इक्वल टू 25,000 और 1 ईयर, अदर कंपनी है तो 25,000 से 5 लाख, सॉरी, तो इधर लिस्टेड कंपनी में 25,000 से 5 लाख है, इधर भी 25,000 से 5 लाख है, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट भी लग जाएगा, ठीक है, और डायरेक्टर ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट भी है। चलो अब ये जो भी अपन ने बात करी ये किन पे और एप्लीकेबल नहीं होता। अभी अपन ने जो बात करी थी एप्लीकेबल किस किस पे नहीं होता, कि 188(1) का फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन क्या बोल के रखा है, प्रोविजंस ऑफ 188 शैल नॉट अप्लाई, किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, गवर्नमेंट कंपनी जो है, तो गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू इट विथ एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, तो एक गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट कर रही है किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी से, ठीक है। दूसरी चीज, एक गवर्नमेंट कंपनी जो अनलिस्टेड है कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है अदर देन क्लॉज ए, वो सेल परचेज बाय ऑफ गुड्स और मटेरियल, तो गवर्नमेंट कंपनी जो अनलिस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट कर रही है विद अदर कंपनी। ऊपर तो बोला था गवर्नमेंट कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इधर तो गवर्नमेंट का, इधर तो नॉर्मल कंपनी बोल के रखा है, ठीक है। वो कंपनी जिसने ऑब्टेन करके रखा है, सच कंपनी ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, ओके। इधर अदर देन क्लॉज ए, मतलब कि क्लॉज ए में ये वो कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं सेल परचेस के रिस्पेक्ट में, ये क्लॉज ए मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी का अदर देन लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अदर देन दोज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए, इन सच अ केस, इन केस सच कंपनी ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उन्होंने जो है अप्रूवल ले लिया है ऑफ द गवर्नमेंट, देन इन सच अ केस हमें जो है, तो ऐसे केस में जो है गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है अप्रूवल लेके रखा है गवर्नमेंट से, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट
मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो और स्टेट गवर्नमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अगर अप्रूवल लेके रखा है तो आप करो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, तो आपको एप्लीकेबल नहीं है। प्रोविजंस ऑफ 188 शैल नॉट अप्लाई, 188 के प्रोविजंस आपको नहीं लगेंगे। 188 के प्रोविजन मतलब कि वो जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है, ये सब आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये जो डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में कर देना, ठीक है। अब वही है, सच कंपनी नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेटा अंडर सेक्शन 92, 137 और 92, और साथ ही साथ जो है ये जो है डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं नॉर्मल, ये डिस्क्लोजर सबके ऊपर ही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट जिस पे 188 अप्लाई होता है शैल रेफर टू इन बोर्ड रिपोर्ट, उनको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन, बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन फॉर एंटरिंग कि हम क्यों एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा कि जो भी है कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, 188 के जो भी ट्रांजेक्शन आपने करे हैं वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। ये डिस्क्लोजर की हमने बात करी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 20 मिनट तो इधर भी लग गए हमें रिलेटेड पार्टी को समझने में, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली, OR की बात कर ली, रेटिफिकेशन की हमने बात कर ली है, फिर जो है कंसिक्वेंसेस अगर रेटिफिकेशन नहीं करा है तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में बात कर ली है, लीगल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में बात करी है, जनरल मीटिंग के OR के रिस्पेक्ट में बात करी है, फिर जनरल मीटिंग के OR के रिस्पेक्ट में, एप्लीकेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, नॉन एप्लीकेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करी, रिलेटेड पार्टी क्या होती है उसके लिए भी हमने बात करी। ये सब करने के बाद जो है एक बार हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करके हमको समझ में आ जाएगा कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और वैसे सही पढ़ा है इन द सेंस कि हम वो को रिलेट करते हुए देख लेंगे चीज़ों को। अराउंड 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन को हम फटाफट देखते हैं। चलो, मैसर्स कीथ एंड कीन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड सीक योर लीगल एडवाइस रिगार्डिंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट, ठीक है। वो प्राइवेट लिमिटेड है, उसको अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में चाहिए एडवाइस। अब देखो, अब समझना, मिस नीस जो रिलेटिव है डायरेक्टर की, लो ये रिलेटेड पार्टी हो गई, ठीक है। इज अपॉइंटेड एज CEC चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑन सैलरी 65,000 पर मंथ, उसका अपॉइंट किया है। तो ट्रांजेक्शन कौन सा है, रिलेटेड पार्टी हो गई, ये ट्रांजेक्शन भी हो गया अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी इन ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और 65,000 पर मंथ में किया है, तो ठीक है, OR पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2.5 लाख तक तो छूट है। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर वेल कनेक्टेड अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर का रिलेटिव है, इज टू बी अपॉइंटेड एज CEO। अब उसको CEO अपॉइंट किया है ऑन अ कंसोलिडेट सैलरी ऑफ 2.55, लो उसको CEO अपॉइंट करा है, 2.55 पे अपॉइंट किया है, तो OR लग जाएगा, ठीक है। मिस्टर नेफ्यू who is relative of one of the director is to be appointed as MD on a monthly salary of 2.80 plus other perquisite as applicable to other executive। अब डायरेक्टर है तो डायरेक्टर को मंथली सैलरी तो मिल रही है प्लस अदर परक्विजिट, मतलब कि ओवर एंड अबाउट द इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन, ये हो गया। अब ये भी जो है लिमिट ज़्यादा ही है तो इसमें भी OR लग जाएगा, तो एक में OR नहीं लगेगा, बाकी दोनों में OR लग जाएगा। अब समझ लेते हैं, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ मिस नीस अगर हम देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस नीस रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर है एज चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, नीड टू कंप्लाई विद, ठीक है। प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय रिजोल्यूशन नॉट रिक्वायर, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ वेल कनेक्टेड रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, इज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, हैंस कंडीशन स्टेटेड अबव, प्रायर अप्रूवल इज ऑल्सो रिक्वायर, प्रायर अप्रूवल तो चाहिए क्योंकि वो 2.5 से ज़्यादा है। अब समझो, अब मिस्टर नेफ्यू रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर एज MD इज नॉट कवर विद द परव्यू ऑफ 188, अब ये कवर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्यों कवर नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर नेफ्यू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर एज MD, उसको अपॉइंट कर रहे हैं एज MD, डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं एज MD। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इज नॉट कवर विद इन द परव्यू ऑफ 188 बिकॉज MD डज नॉट ड्रॉ एनीथिंग मोर देन द रेम्यूनरेशन, उसको रेम्यूनरेशन से ज़्यादा मिल नहीं रहा है टू विच ही इज इंटाइटल्ड टू एज अ डायरेक्टर। ऑफिस ऑफ MD कैन नॉट बी सेड टू बी एन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, उसको ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोल सकते। अब ये बोल रहे हैं कि उसको उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा, ओके, क्योंकि इसमें बोल के रखा है कि 2.5 लाख प्लस अदर परक्विजिट एज एप्लीकेबल टू अदर एग्जीक्यूटिव, जो अदर एग्जीक्यूटिव का अवेलेबल है वही तुमको मिल रहा है। तो वो ओवर एंड अबव पे ध्यान रखना, क्योंकि उसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि इधर अब जो है ये कवर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो सबको मिल रहा है वही इसको मिल रहा है। तो ऐसे केस में 188 जो है एप्लीकेबल ही नहीं होता है, यही पड़ा है,
ठीक है। तो ऑफिस ऑफ एमडी कैन नॉट बी सेड टू बी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ एमडी वो ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो इज नॉट कवर विद इन द परव्यू ऑफ 188। अब एक ये भी फुल फ्लैज एक अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। वो रिलायबल कास्टिंग लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ यूनिक मशीनरी। समझो, रिलायबल कास्टिंग है वो सब्सिडियरी किसकी है? यूनिक मशीनरी की। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी हैव मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट ऑन अ कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी। मंथली सैलरी क्या है? 2,52,000। चलो ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑन अ कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी, अब समझो किसको अपॉइंट किया है? मिस्टर एक्स, अ डायरेक्टर ऑफ यूनिक मशीनरी, एज फैक्ट्री मैनेजर। अब मिस्टर एक्स एज अ डायरेक्टर ऑफ यूनिक मशीनरी मतलब कि वो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को अब अपॉइंट कर रहे हैं एज फैक्ट्री मैनेजर। अब मुझे बताओ, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं तो ये एप्लीकेबल होता है क्या इधर? हमने तो ये पढ़ा था कि आप अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, नहीं सॉरी, आप अपॉइंट कर रहे हो इन एन ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट। किसको अपॉइंट कर रहे हो? किसको अपॉइंट कर रहे हो ये तो समझो। अपॉइंट किसको कर रहे हो? अब अपॉइंटमेंट किसको कर रहे हो ये देखो, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, पर अपॉइंटमेंट किधर कर रहे हो? वो फैक्ट्री मैनेजर ऑफ रिलायबल कास्टिंग। तो हमको तो ये देखना है कि हम अपॉइंट किधर कर रहे हैं, ठीक है। हम अपॉइंट अगर कंपनी में, एसोसिएट में या सब्सिडियरी में कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर भी कंपनी के अंदर ही अपॉइंट करें। अब किसको अपॉइंट करें वो मैटर नहीं करता, ठीक है। हम जो है अपॉइंट कंपनी, एसोसिएट या सब्सिडियरी में कर रहे हैं। हम खुद होल्डिंग कंपनी के अंदर किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे, होल्डिंग कंपनी में जाके किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे। हम होल्डिंग कंपनी से पर्सन को उठा रहे हैं और हमारी कंपनी में एज ए फैक्ट्री मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं है। रिजोल्यूशन तो पास करना पड़ जाएगा। 2,52,000 है। तो क्या लिखा हुआ है? कंडीशन स्टेटेड अंडर 188 नीड टू बी कंप्लाइड विद, और प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय रिजोल्यूशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि रेम्यूनरेशन 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। अब मिस्टर वाई, और डायरेक्टर ऑफ रिलायबल कास्टिंग। अब जो वाई है डायरेक्टर ऑफ, मिस्टर वाई जो डायरेक्टर है रिलायबल कास्टिंग का, एज परचेस मैनेजर ऑफ यूनिक मशीनरी। अब देखो, वाई डायरेक्टर ऑफ रिलायबल कास्टिंग एज परचेस मैनेजर इन यूनिक मशीनरी। अब समझो, अब रिलायबल कास्टिंग के डायरेक्टर को ऊपर जो है हमारी होल्डिंग कंपनी उधर अपॉइंट कर रहे हैं। अब देखो, ये फॉल नहीं होता, डज नॉट फॉल अंडर द प्रोविजंस ऑफ 188। ये फॉल नहीं होता 188 के प्रोविजन में। जेड डायरेक्टर का रिलेटिव है यूनिक मशीनरी का एज सेल्स मैनेजर। अब वो सेल्स मैनेजर बन रहे हैं यूनिक मशीनरी में, तो ठीक है, इस पे लग जाएगा 188। तो 188 नीड टू बी कंप्लाई, रिजोल्यूशन चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मिस्टर ए नॉट रिलेटेड टू एनी डायरेक्टर ऑफ बोथ कंपनी। अब वो जो ए है ना, वो रिलेटेड ही नहीं है। जो ए है वो नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्टर ऑफ बोथ कंपनी। वो तो ना तो जो है तुम्हारा होल्डिंग से रिलेटेड है, ना तो रिलायबल सब्सिडियरी से रिलेटेड है। बट हिज रिलेटिव हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। बट हिज रिलेटिव क्या है? जे का, ए का जो रिलेटिव है, ठीक है। देखो, सबसे पहले सिंपल से बात है, अपॉइंट किया है मंथली सैलरी पे किसको? ए को अपॉइंट किया है। जो नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टर ऑफ बोथ कंपनी, वो रिलेटेड ही नहीं है डायरेक्टर ऑफ बोथ कंपनी से, बट जो उसका रिलेटिव, बट हिज रिलेटिव हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ यूनिक मशीनरी। तो उसका जो रिलेटिव है वो डायरेक्टर है। मतलब आप समझो, उसका रिलेटिव जो है वो एडिशनल डायरेक्टर है ऑफ यूनिक मशीनरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। अब समझो, मैं डायरेक्टर हूँ यूनिक मशीनरी में 1 सितंबर 2019 से। अब मेरा रिलेटिव, तो कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव, मतलब कि कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव, सिंपल सी बात है, उसको अपॉइंट किया गया है। कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव को अपॉइंट किया है चीफ अकाउंटेंट, ठीक है। अब एडिशनल डायरेक्टर कब अपॉइंट किया है? 1 अप्रैल से अपॉइंट किया, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट जो है 1 सितंबर 2019 से अपॉइंट किया, तो सितंबर के पहले तो कुछ रिलेशन नहीं था, सितंबर के बाद रिलेशन में। अब क्या करेंगे? ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हमको कब देखना पड़ता है, ये भी समझो। तो देखो, कंटिन्यूएशन करोगे अगर मिस्टर ए एस चीफ अकाउंटेंट, विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसको अपॉइंट कर दिया, उसके बाद उसका रिलेटिव जो है वो डायरेक्टर है, ठीक है। तो अब समझो, पहले कोई रिलेशन नहीं था। अब मैं रिलेटिव को 1 सितंबर को जो है बाकायदा डायरेक्टर अपॉइंट करे एज एन एडिशनल डायरेक्टर। अब मैं कंटिन्यू करूँगा एज अ चीफ अकाउंटेंट, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट हुआ है रिलेटिव का। एक तरीके से आप देखें तो रिलेटिव का ही अपॉइंटमेंट हो रहा है इन ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट,
एज अ डायरेक्टर। समझते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ए एज चीफ अकाउंटेंट डज नॉट फॉल अंडर द प्रोविजंस ऑफ 188 एज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इज नॉट रिलेटेड। Subsequent appointment of relative of A as a director shall not affect the appointment of A. Okay. Subsequent appointment of relative of A as director shall not affect the appointment of A. However, continuation of A as chief accountant would lead to conflict of interest. Will affect the continuation. Will affect the continuation. Conflict of interest है तो will affect the continuation unless ratified by the board. तो conflict of interest है and will affect the continuation, और ये जो है continuation को affect करेगा अनलेस रेटिफाई बाय द बोर्ड। ठीक है, तो एक चीज़ हम समझ गए हैं कि जो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाता है। ठीक है, कुछ 3 क्वेश्चन अच्छे थे इसमें। उन 3 क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यही है कि सबसे पहले हम पहले थोड़ा सा प्रोफार्मा लिख ले कि यू लिमिटेड जो है वो होल्डिंग और आर लिमिटेड सब्सिडियरी है। तो ये जो है पूरा जो क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्रक्स वाला पॉइंट था वो इधर लिख लिया गया है। रादर देन इतना पूरा पढ़ने के हम जो है यही चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, तुमने ये सब चीज़ें देखी। अब क्वेश्चन एक और आता है नया कि स्वीट टी लिमिटेड। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ना, नाम अच्छा। स्वीट टी लिमिटेड, देखो बैठे रहना, कर लेना क्वेश्चन को, अभी लगे हाथ। देखो हार्डली 1 घंटा 5 मिनट हुए हैं, फटाफट हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्वीट टी लिमिटेड वांट्स टू सेल इट्स टी बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉलोइंग पार्टी। अब देखो सेल क्या कर रहे हैं, टी मतलब गुड्स को सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, टी ब्रदर्स पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ स्वीट टी लिमिटेड इज अ पार्टनर। मतलब ऐसी फर्म जहाँ पे डायरेक्टर ऑफ स्वीट टी पार्टनर है तो रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन है। ठीक है, R&T प्राइवेट लिमिटेड जिसमें वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ स्वीट टी लिमिटेड इज मेंबर, तो प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया, इधर भी रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन है। स्ट्रॉन्ग टी लिमिटेड इन विच वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ स्वीट टी लिमिटेड इज डायरेक्टर, मतलब कि एक पब्लिक कंपनी है और होल्डिंग 3% ऑफ पेड अप कैपिटल, ये 2% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज़्यादा होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब स्टेप्स बता दो। सिंपल सी बात है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, वो सेल ऑफ गुड्स और मटेरियल जो भी है वो गुड्स के रिस्पेक्ट में ट्रांजैक्शन है। अब देखो ये पूरे रिलेटेड पार्टी की इन्होंने बात कर ली। ठीक है, कि रिलेटेड पार्टी क्या होते हैं, और ठीक है, और इसमें यही है कि एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिवन बाय रिजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब, नो कंपनी शैल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द रिलेटेड पार्टी। तो बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसेंट से आप तो जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो नो कंपनी शैल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के लिए एंटर करना है तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आते हैं और सेक्शन 188 कंप्लाई करना पड़ जाएगा। स्टेप्स क्या है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसेंट ले लो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसेंट लोगे तो एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग है, एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग में आप बाकायदा बताओगे कि भैया देखो एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग में आप सब बताओगे, रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी फलाना दिमाग है, जो भी चीज़ें हैं सब बताओगे। डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे डिस्कशन में, उनका वोट भी नहीं माना जाएगा, वोट भी जो है वॉइड है। ठीक है, शैल नॉट बी प्रेजेंट इन दैट डिस्कशन। ठीक है, रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट। और प्रायर अप्रूवल भी चाहिए अगर जो है औकात से ज़्यादा, इन द सेंस की लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो प्रायर अप्रूवल आपको फिर रिजोल्यूशन में भी लगेगा। ठीक है, जनरल मीटिंग का OR भी लगेगा, अदरवाइज तो BR से काम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर OR लगेगा। फिर एक और क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था क्या, ओके मई 14 में पूछा था, 8 नंबर का इजी सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन। अब देखो अगला जो है 74 एक और क्वेश्चन आता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABC मोटर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABC मोटर मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 1 जनवरी 2019। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ABC मोटर ने फॉलोइंग अपॉइंटमेंट की है। एक्स को डायरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, नेमली ABC फॉर्जिंग्स लिमिटेड वॉज अपॉइंटेड एज परचेज मैनेजर ऑन अ कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, तो ये तो होल्डिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में अपॉइंट करा है। ये तो अपॉइंटमेंट जो आप कर रहे हो वो होल्डिंग कंपनी में अपॉइंट कर रहे हो, तो 188 इधर तो नहीं लगना चाहिए, डज नॉट फॉल अंडर द प्रोविजंस ऑफ 188। ठीक है, तो 188 इधर नहीं लगेगा, मतलब जो वो अप्रूवल वाला सीन है, ठीक है, वो नहीं लगेगा इधर। दूसरा, वाई वॉज अपॉइंटेड एज सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर अपॉइंट किया वाई को, वाई वॉज अपॉइंटेड एज सेल्स मैनेजर। इधर वो सब्सिडियरी और होल्डिंग का ध्यान रखना है, इस पर अच्छे खासा क्वेश्चन है। वाई वॉज अपॉइंटेड एज सेल्स मैनेजर ऑन अ कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 1.5 लाख। अब वाई को सेल्स मैनेजर अपॉइंट किया है, कंसोलिडेटेड सैलरी 1.5 लाख है, तो इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है,
तो अब वाई को जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है ना, तो वाई को अपॉइंट किया है सेल्स मैनेजर। अब इधर एक्स जो है वो जो डायरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। अब जब एक्स जो डायरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो सबसे पहले तो ये तो देखो कि वो जो है डायरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी नेमली एबीसी। अभी अपन ने पढ़ा था होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर मेरे रिलेटिव होते हैं, सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर थोड़ा ना रिलेटिव होते हैं, मैं उसमें वैसे कनेक्ट करना था, ठीक है। अब समझो कि ये डायरेक्टर नहीं होते से वो ये इस पर अप्लीकेबल ही नहीं होगा। और इधर भी अपॉइंटेड एट सेल्स मैनेजर ऑन अ कंसल्टेड सैलरी ऑफ 1.5 लाख पर मंथ, तो वाई को भी अपॉइंट किया है सेल्स मैनेजर, तो ये भी कोई रिलेटेड नहीं है। डज नॉट फॉल इन द प्रोविजंस ऑफ 188 एज एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। वाई इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टर ऑफ कंपनी, हाउएवर कंटिन्यूएशन ऑफ वाई सेल्स मैनेजर वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्ट। 1 सेकेंड, क्या बोल रहे हैं कि वाई वॉज अपॉइंटेड एट सेल्स मैनेजर ऑन अ कंसल्टेड सैलरी ऑफ 1.5 लाख पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, ठीक है। तो वाई को अपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये भी जो है अच्छा ओके, वाई को सेल्स मैनेजर अपॉइंट किया है और एक्स को जो है सब्सिडियरी कंपनी में परचेस मैनेजर अपॉइंट किया। सब्सिडियरी कंपनी का जो डायरेक्टर है एक्स, देखो सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर है एबीसी फोर्जिंग्स का, उसको परचेस मैनेजर अपॉइंट किया है। तो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर रिलेटिव होते हैं, सब्सिडियरी कंपनी के रिलेटिव नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन ये है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स रिक्वायर अप्रूवल, तो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन ये था कि जो मैं आपको इसके रिस्पेक्ट में जो एकदम से आंसर दे रहा था वो मुझे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि इस पे बोल रहे हैं कि पी रिलेटिव ऑफ वाई, क्या बोल रहा है, पी रिलेटिव ऑफ वाई, पी जो है वो वाई का रिलेटिव है, वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ मेसर्स एबीसी मोटर लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2019। तो वाई जब अपॉइंट हुआ तब कोई रिलेटिव नहीं था। पी जब वो अपॉइंट हुआ एज ए डायरेक्टर ऑन 1 अगस्त 2019, दस इट अफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ वाई सेल्स मैनेजर, फिर तो अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि उसके जो है कंटिन्यूएशन ऑफ वाई सेल्स मैनेजर फिर तो अफेक्ट करेगा। क्योंकि कारण यह है, क्योंकि इसे हम बोल सकते हैं इधर कि जो पी को है अगर जैसे ही डायरेक्टर अपॉइंट किया तो अपन ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर का रिलेटिव अपॉइंटेड है और ऐसे केस में वो अफेक्ट करेगा उसकी पोजीशन को। तो जो भी हमने समझा है, तो नवंबर 18 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। इसके रिस्पेक्ट में वही जो एक क्वेश्चन है थर्ड वाला, जो इधर ये वाला क्वेश्चन था यूनिक मशीनरी और रिलायबल कास्टिंग के रिस्पेक्ट में, उसी रिस्पेक्ट में ये भी क्वेश्चन है। तो नवंबर 18 के ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन पूछा है, इतना कुछ खास नहीं है, बट वो एक जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इधर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस वाला, ठीक है। तो जो है ये क्वेश्चन भी हम जो है कट करते हैं, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, पर हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 2.5 लाख का ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सी एक और क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, कोई ये बहुत सारे अटेम्प्ट में पूछा गया है, ये इंटेंस क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भी फुल फ्लेज एक बड़ा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन करने के बाद हार्डली 3 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है। वो हार्डली 3 क्वेश्चन है, वो सेक्शन भी देखे तो हार्डली 3 सेक्शन है, 190, 191 और 192, 4 सेक्शन है और 3 क्वेश्चन है, पर ये 4 सेक्शन भी देखने रहेंगे, देख लेंगे हम, ठीक है। ओके, सो मेसर ट्राई स्टार लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो देखो ट्राई स्टार लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ये अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है विद द एनुअल टर्नओवर 700 करोड़। तो मुझे क्या करना है, ठीक है, एनुअल टर्नओवर 700 करोड़ है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वो 1% ऑफ टर्नओवर वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमने लिमिट भी देखी है, ठीक है। सो क्वेश्चन को वापस देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्राई लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है विद द एनुअल टर्नओवर ऑफ 700 करोड़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेसिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द पीटीसी। ओके, तो ट्राई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, एनुअल टर्नओवर 700 करोड़ है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, रॉ मटेरियल परचेस करना है मेसर्स पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड से ड्यूरिंग द ईयर 2018, ठीक है, इससे परचेस करना है पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड से। अब ये देखो ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये भी देखना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये की है कि हमारे अगर ट्राई स्टार के डायरेक्टर जो है या मैनेजर वहाँ पे मेंबर या डायरेक्टर है, समझते हैं। ट्राई स्टार ने अपॉइंट किया सुधीर को एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी टू एक्ट इन दिस डील ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो ट्राई स्टार ने बोला कि भैया अपॉइंट कर दिया सुधीर को एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू एक्ट इन दिस डील ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मिस्टर सुधीर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड। लो, सुधीर मेंबर है, अब इधर सुधीर मेंबर निकल गया तो सिंपल सी बात है, लग गया। सुधीर अगर मेंबर है तो रिलेटेड पार्टी हो गई। सुधीर सेटल्ड द सेट ट्रांजैक्शन फॉर द परचेस ऑफ 85 करोड़।
सुधीर ने सेटल कर दिया सच ट्रांजेक्शन फॉर परचेज फॉर 85 करोड़ एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो रिलेटेड पार्टी हो गया, वो ये ट्रांजेक्शन ये है, सेटल द सेट ट्रांजेक्शन फॉर परचेज ऑफ 85 करोड़ एंड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर फ्यू ट्रांजेक्शन executed under the contract, board of director of TriStar finds degradation in the quality। उन्होंने बोला क्या ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कर दिया यार, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दिया और क्वालिटी डिग्रेडेशन है। फर्दर इन अ बोर्ड मीटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज चैलेंज कंसिडरिंग इट एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। उसको चैलेंज कर दिया कि ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, वही तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया 188(1) का। रीड विद द रूल्स फ्रेम देयर अंडर। During the period, Sudhir was appointed as director in a newly incorporated company में एस रागा। अब ड्यूरिंग द पीरियड सुधीर को अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर, उसको अपॉइंट भी किया है एज अ डायरेक्टर, उसको डायरेक्टर में भी अपॉइंट किया है इन अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रागा लिमिटेड। अब बताओ इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बिटवीन ट्राइस्टार लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। टर्नओवर जो है 700 करोड़ का है, 700 करोड़ का है, और जो है ट्रांजैक्शन वो 10% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा है। हम 10% ही देखते हैं, ठीक है, 10% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो है वो जनरल मीटिंग में और भी चाहिए। व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन ट्राइस्टार लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर मिस्टर सुधीर एंड मिस्टर PTC प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो आपने सुधीर को भी अपॉइंट किया, सेट इनटू ट्रेड से ट्रांजैक्शन सुधीर को अपॉइंट किया, तो व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन मैसर ट्राइस्टार थ्रू इट्स डायरेक्टर मिस्टर सुधीर एंड मैसर्स PTC प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो अगर इसमें कंसिक्वेंसेस की बात करें, फर्स्ट में यही बोला है डायरेक्ट कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड और एट द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर। इधर तो एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड ही रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, पर सुधीर को भी अच्छी खासी जो है इंडेमनीफाई करना पड़ जाएगा। कंसिक्वेंसेस ये है कि वॉइडेबल तो है, सबसे पहले रेटिफाई तो करेंगे नहीं, अगर रेटिफाई नहीं करा तो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड, और कॉन्ट्रैक्ट को सुधीर ने ही ऑथराइज किया है, तो ऐसे केस में वो लॉस जो है सुधीर बियर करेगा और साथ ही साथ उसको पेनल्टी भी लग जाएगी। अब समझते हैं FA 188(1) एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिवन बाय द रिजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज बीन प्रिस्क्राइब। नो कंपनी, कोई भी कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कर रहा है तो एंटर नहीं हो सकता। प्रोविजन ये है कि नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन केस कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन सच अमाउंट और ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी एंटर्ड इनटू एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल। तो इसमें जो है वही मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको तो प्रायर अप्रूवल लग जाएगा, जनरल मीटिंग का OR लग जाएगा, सिंपल सी बात है। एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय रिजोल्यूशन अ कंपनी शैल नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। तो बिना प्रायर अप्रूवल से आप ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, जिसमें 100 करोड़ की लिमिट अब तो हट चुकी है, ठीक है, तो 10% या उसके मोर का ट्रांजैक्शन है। तो अब इन द गिवन केस जो है टर्नओवर 70 करोड़ था, 10% ऑफ टर्नओवर तो 70 करोड़ है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इन दी ऑप्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है वो, ठीक है, हम समझ गए थे। इफ देयर इज कॉन्ट्रावेंशन 188(1), हाँ, तो फिर लाइबिलिटी क्या है रॉन्ग डूअर की, लग गई पेनल्टी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सबसे पहले तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द डायरेक्टर अदर एम्प्लॉय विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द बोर्ड और अप्रूवल द जनरल मीटिंग और इज नॉट एंड इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड, क्योंकि बोला भी नहीं है कि 3 महीने में हमने रेटिफाई करा कि नहीं करा, तो हमने ये मान लिया कि रेटिफाई नहीं करा, ठीक है, तो वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एट दी ऑप्शन, ठीक है, और इसको बियर करना पड़ेगा, वॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ द बोर्ड और एट द केस में बी ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर और इज ऑथराइज बाय एनी डायरेक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ये जो भी अपन ने बात करी थी विद रिलेटेड पार्टी और इज ऑथराइज बाय डायरेक्टर इज विद रिलेटेड पार्टी और या तो वो डायरेक्टर से ऑथराइज है। तो अगर वो विद रिलेटेड पार्टी है या कुछ डायरेक्टर ने ऑथराइज कराया वो ट्रांजैक्शन, द डायरेक्टर कंसर्न आइडेंटिफाई करेगी अगेंस्ट द लॉस, ठीक है। इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय हु हैज एंटर्ड इनटू सच ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस फॉर रिकवरी ऑफ लॉस। तो जो है इंडेमनीफाई भी करेगी, ठीक है, क्या इंडेमनीफाई करेगी, जो लॉसेस है तो इंडेमनीफाई करेगी लॉसेस, साथ ही साथ जो है रिकवरी करेगी
कंपनी रिकवरी करेगी। डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय, ठीक है, डायरेक्टर ऑफिसर जो भी है जिनने वायलेशन किया है, हु हैज एंटर्ड इनटू और ऑथराइज एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन द वायलेशन ऑफ प्रोविजंस, तो वायलेशन करा है उन्होंने। अगर इनकेस ऑफ लिस्टेड कंपनी है, डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी है, तो 25,000 से 5 लाख तक की जो है फाइन है, और जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल तक चले जाएगा। रही बात देखें तो अदर कंपनी के केस में पनिशमेंट है 25,000 से 5 लाख तक की। और अपॉइंटमेंट ऑफ, अब देखो अब ये तीसरी चीज़ आई जो ये समझने की है कि कमेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सुधीर एज अ डायरेक्टर इन रागा, तो इधर वही आप समझ जाओ कि ये तो वैकेंसी में है 164, ओके, डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। समझते क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वेयर ही वॉज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर वो कन्विक्टेड है फॉर एन ऑफेंस ऑफ डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर वो कन्विक्टेड है फॉर एन ऑफेंस डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 188 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 years, कन्विक्टेड है। इन द गिवन इंस्टेंस सुधीर वॉज नॉट कन्विक्टेड, ओनली लेविड विद द पेनल्टी। ओके 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 ओके, समझो क्या लिखा हुआ है। एज पर 164 ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो कन्विक्टेड है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में। इधर सुधीर वॉज नॉट कन्विक्टेड, ओनली लिविड विद पेनल्टी अगेंस्ट द ऑफेंस डील्ड विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो कन्विक्टेड नहीं है, बस सिर्फ उसको फाइन लगा है। क्यों कन्विक्टेड नहीं है? क्योंकि वो अनलिस्टेड है। 1 सेकेंड, ये पूरा सीन ही बदल दिया है, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। OMG, इंटेंस क्वेश्चन यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अनलिस्टेड कंपनी है तो कन्विक्टेड नहीं है, और कन्विक्टेड नहीं है तो बच गए। कन्विक्टेड नहीं है तो 164 जो है शैल नॉट बी एप्लीकेबल। समझे, हम इधर लिख चुके हैं कि कन्विक्टेड नहीं है, फाइन है, तो इसलिए 164 एप्लीकेबल नहीं होगा, और एज पर 164 भी पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये चीज़ जो है हमको इनफैक्ट फर्स्ट जो हमने डायरेक्टर पढ़ा था उसमें भी लिख लेनी चाहिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन निकल गया है जिसको काटना भी था, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने इधर लिख भी लिया है, ठीक है। हमारा जब एक फुल फ्लेज रिवीजन होगा उस रिवीजन में इसको हम लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने मीटिंग्स का ये हमारा 4th वाला पार्ट है, और 4th पार्ट में हमने जो है 188 तक के सेक्शंस कवर किए हैं। 184, 187, 184 एंड 188 इधर हमने सिर्फ कवर किया। सो अब जो है हमने ओवर कर लिया है, 1.5 घंटे का इधर भी वीडियो हो चुका है। सो मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना, ठीक है अपना, और जो भी है क्वेश्चन है इसको इंटू 2 की स्पीड में देख लेना, फटाफट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, चलो बाय बाय।